हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल तर्कस क्लासेज में। आज हम करने जा रहे हैं सेट 3, जो कि 25 क्वेश्चन का रहता है हर एक सेट, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है जीके जीएस का। और सभी ऑप्शन का फुल्ली सॉल्यूशन किया जाता है। ये हमारे आने वाले एग्जाम बिहार एसएससी, बिहार एसआई, पीटी मेंस, रेलवे एनटीपीसी, बीपीएससी एईडीओ, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर जो आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और ये वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि लास्ट तक देखने के बाद आपको ये 25 क्वेश्चन ही नहीं बल्कि लगभग 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, जो हम सारे क्वेश्चन का डिटेल करेंगे। तो देखते हैं यहाँ से पहला क्वेश्चन है कि पादपों की विभिन्न प्रजातियों के दीर्घकालीन संरक्षण की तकनीक कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रायो बैंक। ठीक है, इसका देखते हैं डिटेल। इसका राइट आंसर हो गया क्रायो बैंक। इसका डिटेल है कि क्रायो बैंक किसको कहते हैं, तो इसमें पादप अंगों को तरल नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। क्रायो मतलब ये होता है निम्न तापमान। इस तापमान पर कोशिका की सभी क्रियाएं रुक जाती है, जिससे इसे सैकड़ों वर्षों तक बिना खराब हुए सुरक्षित रखा जा सकता है। यह दीर्घकालीन संरक्षण की सबसे आधुनिक तकनीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, जीन बैंक या इन विट्रो। ये मध्यम अवधि के लिए होते हैं, ये दीर्घकालीन अवधि के लिए होते हैं और ये मध्यम अवधि के लिए होते हैं, और इनमें समय समय पर रख रखाव करना पड़ता है, जैसे कि बीज बदलना और रिकल्चर। अगला है फील्ड जीन बैंक। इसमें पौधे खुले खेत में होते हैं, जहां बीमारी या मौसम से उनके नष्ट होने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। ये कैसे होते हैं? खुले खेत में। फील्ड मतलब खेत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक चित्रकारी है और राज्य है, ये दोनों का सुमेलित करना है। ठीक है, तो मधुबनी चित्रकला कहाँ का है? तो मधुबनी चित्रकला बिहार का है। लेपाक्षी चित्रकला कहाँ का है? तो ये आंध्र प्रदेश का है। पट्टचित्र चित्रकला कहाँ का है? तो ये उड़ीसा का है। और बार्ली कहाँ का है? तो ये महाराष्ट्र का है। ठीक है, देखते हैं। और तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 4312। ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। ठीक है, देखते हैं बाकी इसका डिटेल। इसमें मधुबनी पहला, ये बिहार का है। मिथिला क्षेत्र में का प्रसिद्ध ही लोक कला है, जिसमें प्राकृतिक रंगों का उपयोग होता है। अगला ऑप्शन है लेपाक्षी, आंध्र प्रदेश का। यह मुख्य रूप से मंदिरों की दीवारों पर भित्ति चित्र, जिसको बोलते हैं दीवार पर जो पेंटिंग किया जाता है उसको भित्ति चित्र बोलते हैं, पर की जाने वाली विजयनगर शैली की चित्रकारी है। अगला है पट्टचित्र, उड़ीसा का है ये, और यह कपड़ों पर की जाने वाली पारंपरिक चित्रकारी है, जिसमें भगवान जगन्नाथ के चित्र प्रमुख होते हैं। अगला है बार्ली, यह महाराष्ट्र का है और यह एक जनजातीय कला है, जिसमें ज्यामितीय आकारों जैसे वृत्त, त्रिकोण का उपयोग कर दैनिक जीवन को दर्शाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला है कि कोयला आधारित बिजली संयंत्र और वो किस राज्य में अवस्थित है? दो सूची है, इसको सुमेलित करना है। तो कहलगांव जो है वो कहाँ है? तो कहलगांव बिहार में है। खरगोन कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में है। कोरबा कहाँ है? तो ये छत्तीसगढ़ में है। और कुड़गी कहाँ है? तो ये कर्नाटका में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, मतलब ए का 2 और बी का 1 और सी का 4 और डी का 3। ठीक है, तो इसका डिटेल देखते हैं। इसका डिटेल है, कहलगांव पहला है, यह बिहार में अवस्थित है और यह बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है और यह एनटीपीसी का एक प्रमुख संयंत्र है। ठीक है, ये किसका संयंत्र है? तो एनटीपीसी का। अगला है खारगौन। खारगौन जो है यह मध्य प्रदेश में स्थित है और यह भारत का पहला अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट है। ठीक है, भारत का पहला अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट। अभी अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट क्या होता है? तो ये बिजली बनाने का एक ऐसा तरीका है जो कम कोयले में ज़्यादा बिजली पैदा करता है और
प्रदूषण कम फैलाता है, कम कोयला लेगा तो प्रदूषण भी कम फैलेगा। यह भारत के क्लीन एनर्जी लक्ष्यों की ओर एक बड़ा कदम है। ठीक है, इसके 3 बड़े फायदे क्या है? तो इसमें ईंधन की बचत होता है, प्रदूषण कम होता है, ईंधन कम लगेगा तो प्रदूषण भी कम होगा, इसकी जो है दक्षता वो बेहतर होती है, इसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है। अगला है कोरबा। छत्तीसगढ़ में ये है कोरबा जगह, और इसे छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। कुडगी कुडगी जो है कर्नाटक में है। यह दक्षिण भारत में बिजली आपूर्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर इसमें क्या है? तो इसमें इसमें जो है एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशन, जे ए किन्स जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, ये भी सही है, ये भी सही है। गुरनाल मिडल एशियन ड्रामा, कार्ल मार्क्स द्वारा ये पुस्तक नहीं लिखी गई है, ये पुस्तक लिखा गया है रिचर्ड रिचर्ड के द्वारा लिखा गया है। और कार्ल मार्क्स के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया है? तो दास कैपिटल हो गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। ठीक है, डिटेल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, ये किसने लिखा है? डेविड रिचार्डो ने लिखा है। ठीक है, तो एडम स्मिथ जो है ये वेल्थ ऑफ नेशन लिखा है 1776 ईस्वी में। इन्हें अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। किन ये क्वेश्चन तो बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखा है? तो एडम स्मिथ ने। जे एम किन्स जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये 1936 में लिखा है। इन्हें माइक्रो इकोनॉमिस्ट समष्टि अर्थशास्त्र की नींव रखी। तीसरा गुरनाल मेडल, ये पुस्तक लिखी एशियन ड्रामा 1968 ईस्वी में। यह पुस्तक जो है एशिया के देशों की गरीबी और विकास पर आधारित है। चौथा है कार्ल मार्क्स, इन्होंने पुस्तक लिखी दास कैपिटल, मार्क्स की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है। तो दास कैपिटल किसने लिखी? तो कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट अगला है कि एफईएसपीए पहली बार कहाँ लागू हुआ? एफईएसपीए जो है ये पहली बार कहाँ लागू हुआ? तो ये जो लागू हुआ है वो 7 पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे पहले लागू हुआ था। इसको देखते हैं डिटेल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 पूर्वोत्तर राज्यों। इसमें एफईएसपीए का फुल फॉर्म क्या है? तो एफईएसपीए का फुल फॉर्म है आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। आर्म्ड फोर स्पेशल पावर एक्ट। अब एफईएसपीए जो है संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जो सशस्त्र बलों को अशांत क्षेत्रों में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष तक शक्ति प्रदान करता है। इसमें बिना वारंट की तलाशी लेना, गिरफ्तार करना और कुछ स्थितियों में बल प्रयोग, गोली चलाने तक की शक्ति शामिल है। ठीक है, तो इसमें एफईएसपीए का फुल फॉर्म क्या है? तो आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। ये ये कहाँ लागू है? ये कहाँ इसका लागू होता है? तो अशांत क्षेत्रों में ये लागू होता है। ठीक है, और देखते हैं नेक्स्ट में। तो सबसे पहले 11 सितंबर 1958 ईस्वी को ये लागू हुआ। इसे नागा हिल्स, जो अब असम का हिस्सा था, जो तब असम का हिस्सा था, और मणिपुर में चल रहे विद्रोह को रोकने के लिए लाया गया था नागा हिल। एफईएसपीए धीरे धीरे यह अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा 7 पूर्वोत्तर राज्यों के विभिन्न हिस्सों में लागू किया गया। वर्तमान स्थिति इसकी क्या है? तो हाल ही के वर्षों में त्रिपुरा और मेघालय से इसे पूरी तरह हटा लिया गया है, और असम, मणिपुर व नागालैंड के भी कई हिस्सों से इसे कम किया गया है। अशांत क्षेत्र की किसको कहते हैं? किसी भी क्षेत्र को अशांत घोषित करने की शक्ति राज्यपाल या केंद्र सरकार के पास होती है। अन्य राज्य के बारे में देखते हैं तो पंजाब, यहाँ 1983 ईस्वी में एफएसपीए लगाया गया था और 1997 ईस्वी में हटा लिया गया। जम्मू कश्मीर, यहाँ इसके लिए एक अलग कानून है। एएफएसपीए 1990 बनाया गया। जम्मू कश्मीर के लिए एक अलग कानून एएफएसपीए बनाया गया 1990 में। ठीक है, 1958 ईस्वी में ये पहला बार असम में लागू हुआ, पूर्वोत्तर राज्यों में। और जम्मू कश्मीर में इसके लिए एक अलग कानून ही बनाया गया एएफएसपीए
जो जुलाई 1990 ईस्वी से लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। ठीक है। अब ये मुद्रा बाजार के अंतर्गत, मुद्रा बाजार क्या होता है? तो मुद्रा बाजार होता है, यह वह बाजार है जहाँ अल्पकालिक धन का लेन देन होता है, यानी 1 वर्ष से भी कम समय के लिए। ठीक है। मुद्रा बाजार क्या है? तो जहाँ धन का लेन देन 1 साल से कम के लिए होता है। सहकारी बैंक, वाणिज्यिक क्षेत्र, ये मुद्रा बाजार का हिस्सा है। वाणिज्यिक पत्र एक निवेश उपकरण है जिसका उपयोग कंपनियां अल्पकालिक फंड जुटाने के लिए करती है। अगला है ट्रेजरी बिल। यह सरकार द्वारा 91, 182 और या 364 दिनों के लिए जारी किया जाता है। यह मुद्रा बाजार का सबसे सुरक्षित और प्रमुख हिस्सा है। तो इसमें आईडीबीआई क्यों नहीं शामिल है? तो आईडीबीआई जो है एक विकास बैंक है। यह मुख्य रूप से उद्योगों को दीर्घकालीन ऋण देने के लिए बनाया गया था। दीर्घकालीन पूंजी का लेन देन पूंजी बाजार या मुद्रा बाजार के अंतर्गत, सॉरी, दीर्घकालीन पूंजी का लेन देन पूंजी बाजार के अंतर्गत आता है, मुद्रा बाजार के नहीं। तो जो पूंजी बाजार क्या करता है? तो दीर्घकालीन लेन देन करता है। और मुद्रा बाजार क्या करता है? तो वो अल्पकालिक लेन देन करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोचमपल्ली किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पोचमपल्ली जो है ये बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। तो पोचमपल्ली कहाँ, किस जगह है? तो तेलंगाना में है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसका डिटेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुनाई। पोचमपल्ली, पोचमपल्ली जो है तेलंगाना राज्य के यादाद्री भुवनगिरी जिले में स्थित एक कस्बा है। इसे अक्सर भारत का सिल्क सिटी कहा जाता है। तो भारत का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? तो पोचमपल्ली को। ठीक है। अगला क्या है? इक्कत शैली। इक्कत शैली जो है, यहाँ की बुनाई को इक्कत शैली कहा जाता है। इसमें धागों को बुनने से पहले ही उन पर विशेष पैटर्न पर रंग चढ़ाया जाता है, जिससे कपड़े पर बहुत सुंदर ज्यामितीय डिजाइन उभरते हैं। जीआई टैग इसे कब मिला? तो इसे 2005 में जीआई टैग मिला था। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3.12%। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1.2%। इसको देखते हैं और डिटेल से। तो 2011 की जनगणना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो जनसंख्या और वृद्धि। कुल जनसंख्या कितना है? 121.08 करोड़। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना? 17.5%, 17.5%। ठीक है। दशकीय वृद्धि 2001 से 2011 कितना रहा? 17.7%। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, लगभग कितना? 20 करोड़। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम। नकारात्मक वृद्धि दर वाला राज्य नागालैंड, यहाँ जनसंख्या बढ़ने के बजाय 0.58% घट गई। लिंगानुपात और साक्षरता देखते हैं। तो भारत का लिंगानुपात 943 प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल 1084। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा 879। कुल साक्षरता दर 73%, जिसमें पुरुष 80.9% और महिला 64.6%। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल 94%। न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य बिहार 61.8%। नेक्स्ट, घनत्व और शहरीकरण। जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार, यहाँ 1106 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं। न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश, केवल 17 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर। नगरीय जनसंख्या प्रतिशत 31.16%। ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत 68.84%। ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेखीय गति का संरक्षण।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेखीय गति का संरक्षण। रेखीय संवेग का संरक्षण, ये इसे न्यूटन का तीसरा नियम भी कहा जाता है। रॉकेट की गति मुख्य रूप से न्यूटन के तीसरे नियम और संवेग संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होता है। क्रिया और प्रतिक्रिया। रॉकेट के इंजन में जब ईंधन जलता है तो बहुत तेज गर्म गैस पीछे की तरफ नीचे की ओर निकलती है। यह क्रिया है। परिणाम। न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार ये गैस रॉकेट पर ऊपर की दिशा में एक समान और विपरीत बल लगाती है, जिसे थ्रस्ट कहते हैं। यह प्रतिक्रिया है। ठीक है, इसी को क्रिया और प्रतिक्रिया का रिएक्शन कहते हैं। ये न्यूटन का तीसरा नियम है। ठीक है, और देखते हैं संवेग संरक्षण का सिद्धांत। इस प्रक्रिया में पीछे छूटने वाली गैसों का संवेग और आगे बढ़ने वाले रॉकेट का संवेग परिणाम में बराबर लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं, जिससे पूरे सिस्टम का कुल संवेग स्थिर रहता है। ऊर्जा संरक्षण। यह सिद्धांत कहता है कि ऊर्जा ना तो पैदा की जा सकती है और ना ही नष्ट, केवल बदली जा सकती है। यह हर जगह लागू होता है, लेकिन रॉकेट की गति का मुख्य कारण नहीं है। बर्नौली प्रमेय। यह तरल, द्रव और गैस की गति और दबाव से संबंधित है, जैसे हवाई जहाज के पंखों का काम करना। एवोगाड्रो की अवधारणा। यह रसायन विज्ञान से संबंधित है, जो गैस के अणुओं की संख्या और आयतन के बीच संबंध दर्शाती है। ठीक है, नेक्स्ट। इको साउंडिंग का प्रयोग होता है। इको साउंडिंग का प्रयोग कहाँ होता है? तो समुद्र की गहराई मापने के लिए होता है। ये कैसे काम करता है? इसका राइट आंसर हो गया समुद्र की गहराई मापने के लिए इको साउंडिंग सिस्टम। ये क्या है? तो ये एक ऐसा तकनीक है जो ध्वनि तरंगों के प्रवर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। यह कैसे काम करता है? पहले ट्रांसमिशन करता है। जहाज के निचले हिस्से से उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंग समुद्र के तल की ओर भेजी जाती है। उसके बाद क्या होता है? प्रवर्तन होता है। ये तरंगे समुद्र की तली से टकराकर वापस लौटती है। फिर इसका कैलकुलेशन किया जाता है कि जिस समय में ध्वनि नीचे जाकर वापस आती है उसे माप लिया जाता है। चूंकि पानी में ध्वनि की चाल भी ज्ञात होती है, इसलिए गहराई की गणना इस सूत्र से की जाती है। डी डी गुना T/2। ठीक है, यहाँ टी कुल समय, जिसे 2 से भाग दिया जाता है क्योंकि ध्वनि ने आने और जाने की दोहरी दूरी तय की। तो D क्या हो जाएगा? V/T/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोलर सेल निम्न में से किसके बने होते हैं? तो सोलर सेल जो है वो अर्धचालक के बने होते हैं, यानी कि सिलिकॉन। ठीक है, नेक्स्ट। ऐसी वर्षा जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड के घटक शामिल होते हैं, इसका पीएच मान 4.5 से कम होता है, क्या कहलाती है? तो ये अम्लीय वर्षा कहलाती है। जैसे जैसे ही 7 से नीचे जो भी आएगा वो अम्ल हो जाता है और 7 से ऊपर जो भी आता है वो क्षार हो जाता है। ठीक है, 0 पर जो रहेगा वो सबसे ज़्यादा अम्लीय रहेगा और 7 से जो इधर जाते रहेगा वो सबसे ज़्यादा क्षारीय होता चला जाएगा। ठीक है, इसका तो राइट आंसर हो जाएगा अम्ल वर्षा। और पीएच का अर्थ क्या है? तो पीएच का अर्थ है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी एसपी सोरेनसन ने। इसकी खोज सोरेनसन ने की थी 1909 ईस्वी में। यदि किसी विलयन का पीएच मान 0 के करीब है तो वह प्रबल अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है, जैसे HCl। ठीक है, संवहनीय वर्षा क्या होती है? तो यह गर्म हवा ऊपर की ओर यह गर्म हवा ऊपर की ओर उठने और ठंडा होने से होती है, जिससे भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में रोज दोपहर बाद होने वाली बारिश। पर्वतीय वर्षा यह तब होती है जब नम हवा किसी पर्वत से टकराकर ऊपर उठती है और ठंडी होकर बरसती है। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट है जहरीली गैसों को खत्म करने के लिए उत्प्रेरक रूपांतरणों में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रोडियम, RH। ठीक है, देखते हैं इसका डिटेल। ये रेडियम नहीं है, रेडियम अलग होता है, ये रोडियम है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रोडियम। उत्प्रेरक परिवर्तन क्या होता है? तो उत्प्रेरक परिवर्तन या वाहनों के साइलेंसर में लगा एक उपकरण होता है। यह वाहनों के साइलेंसर में लगा एक उपकरण होता है। इसका मुख्य काम होता है इंजन से निकलने वाली जहरीली गैसों को कम हानिकारक गैसों में बदलकर पर्यावरण को बचाना है। प्रमुख उत्प्रेरक धातुएं कौन सी है? तो प्लेटिनम, पैलेडियम और रोडियम।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस खाद्य पदार्थ में सभी आवश्यक एमिनो अम्ल पाए जाते हैं? एमिनो अम्ल किसके लिए काम आता है? तो प्रोटीन के संश्लेषण के लिए काम आता है एमिनो अम्ल, प्रोटीन के निर्माण के लिए। तो किसमें सभी आवश्यक एमिनो अम्ल पाए जाते हैं? तो अंडा। ठीक है, कुल कितने एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है प्रोटीन बनाने के लिए? तो 20। नेक्स्ट, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंडा। ठीक है, एमिनो अम्ल प्रोटीन का निर्माण की इकाइयां हैं। हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए 20 प्रकार के एमिनो एसिड की जरूरत होती है। इनमें से 9 एमिनो एसिड ऐसे होते हैं जिन्हें हमारा शरीर खुद नहीं बना सकता। इन्हें आवश्यक एमिनो अम्ल कहा जाता है। इन्हें भोजन के जरिए लेना जरूरी होता है। पूर्ण प्रोटीन, अंडे को प्रोटीन का स्वर्ण मानक माना जाता है। इसमें सभी 9 आवश्यक एमिनो अम्ल सही मात्रा और अनुपात में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो पहला क्या है? पेडोलॉजी, पौधों के जीवाश्मों का अध्ययन, ये गलत है। ठीक है, एंथोलॉजी, फूलों का अध्ययन, एंटोमोलॉजी, जंतु विज्ञान की शाखा, ट्रोफोलॉजी, पोषण का अध्ययन। ठीक है, इस तो ये पेडोलॉजी में क्या होता है? तो इसमें मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, मृदा का अध्ययन किया जाता है, मिट्टी या मृदा का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेडोलॉजी या मृदा या मिट्टी के निर्माण, पेडोलॉजी या मृदा मिट्टी के निर्माण, उसकी संरचना और वर्गीकरण का अध्ययन है। इसे मिट्टी विज्ञान भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शैवाल से आयोडीन की प्राप्ति होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेमिनेरिया से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेमिनेरिया से। तो लेमिनेरिया क्या है? तो यह एक प्रकार का भूरा शैवाल है जिसे आमतौर पर केल्प भी कहा जाता है। यह समुद्र की गहराई में पाया जाता है। शारगेशम, यह भी एक प्रकार का भूरा शैवाल है, लेकिन यह मुख्य रूप से समुद्र में तैरते हुए घास के मैदान बनाने के लिए प्रसिद्ध है। रोडोमिनिया पल्माटा, इसे डल्स भी कहते हैं। यह खाने योग्य लाल शैवाल है जो स्कॉटलैंड देश जैसे देशों में भोजन के रूप में उपयोग होता है। कॉन्ड्रस, इसे आयरिश मॉस भी कहा जाता है। इससे कैरानीन प्राप्त होता है जिसका उपयोग जेली और आइसक्रीम बनाने के लिए होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेमिनेरिया। ये भूरा शैवाल है और ये समुद्र की गहराई में पाया जाता है। सारगेसम जो है यह भी भूरा शैवाल है, लेकिन मुख्य रूप से समुद्र के में तैरते हुए घास के मैदान बनाने के लिए प्रसिद्ध है। और ये लाल शैवाल क्या है? रोडीमेनिया, रेड लाल, रेड रोडीमेनिया पल्माटा काउंड्रस, इसको क्या कहते हैं? आयरिश मॉस कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुई किस महिला को बूढ़ी गांधी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मातंगनी हाजरा। इसका राइट आंसर मातंगनी हाजरा। मातंगनी हाजरा कौन थी? तो मातंगनी हाजरा को बूढ़ी गांधी कहा जाता है। इसका इनका क्या कार्य था? तो इनका क्या योगदान था? तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पश्चिम बंगाल के तामलुक में इन्होंने एक जुलूस का नेतृत्व किया था, तिरंगे का समान। जब ब्रिटिश पुलिस ने उन पर गोलियां चलाई तब भी इन्होंने तिरंगे झंडे को नीचे नहीं गिरने दिया। वे बार बार वंदे मातरम का नारा लगाती रही और अंततः शहीद हो गई। उम्र, उस समय उनकी उम्र लगभग 73 वर्ष थी। इसलिए इन्हें इन्हें सम्मान में गांधी बूढ़ी, बंगाली में यह बूढ़ी गांधी कहा जाता है। ठीक है, और ऑप्शन देखते हैं। अगला है उषा मेहता। इन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सीक्रेट कांग्रेस रेडियो चलाया जाता है चलाया था। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सीक्रेट कांग्रेस रेडियो चलाया था। लक्ष्मी सहगल, इन्हें कैप्टन लक्ष्मी के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज की महिला विंग की कमांडर थी। बीना चटर्जी, बीना दास एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी थी जिन्होंने दीक्षांत समारोह में गवर्नर पर गोली चलाई थी। नेक्स्ट, दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ज्योतिबा फुले।
इसका राइट आंसर ज्योतिबा फुले। ठीक है, दीनबंधु सार्वजनिक सभा क्या थी? तो इसका स्थापना हुआ था 1884 ईस्वी में पुणे में। किसने किया था? तो महात्मा ज्योतिबा फुले ने। मुख्य उद्देश्य क्या था इस सभा का? मुख्य लक्ष्य दलितों, पिछड़ों और विशेष रूप से मजदूर वर्ग के अधिकारों की रक्षा करना था। सत्यशोधक समाज का विस्तार। यह संस्था ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज के सिद्धांत को आगे बढ़ाने और समाज के गरीब तबके की आवाज उठाने के लिए बनाई गई थी। बी.आर. अम्बेडकर बहिष्कृत हितकारिणी सभा का स्थापना किया था 1924 ईस्वी में और स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना किया था बी.आर. अम्बेडकर ने। गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। नेक्स्ट, रुद्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं इसके बारे में सही चयन चुनिए। तो पहला कथन है कि रानी रुद्रमा वारंगल की काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासिका थी। सही है। उसने दक्षिण तमिलनाडु के पांड्य, उड़ीसा के पूर्वी गंग शासकों, देवगिरी के सेवना शासकों को पराजित किया था। ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, इसका डिटेल देखते हैं। रुद्रमा देवी के पिता गणपति देव के कोई पुत्र नहीं थे। उन्होंने अपनी पुत्री रुद्रमा को पुत्र के समान पाला और उन्हें रुद्रदेव नाम से अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। वे वारंगल आधुनिक तेलंगाना के काकतीय साम्राज्य की चौथी स्वतंत्र और सबसे शक्तिशाली शासिका बनी। उनके शासनकाल में पड़ोसी राज्यों ने उन्हें महिला समझकर कमजोर माना और हमला किया। उन्होंने अपनी कुशल सैन्य रणनीति से देवगिरी के सेना यादव राजा महादेव को हराया और उनसे भारी हर्जाना वसूला। इसके अलावा उन्होंने पांड्य और उड़ीसा के पूर्वी गंग शासकों के आक्रमणों को भी सफलतापूर्वक विफल किया और अपनी साम्राज्य सुरक्षित रखा। इनके ऊपर एक फिल्म भी आई थी, रुद्रमा देवी, साउथ की मूवी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, मध्ययुगीन भारत के संदर्भ में सराय शब्द का अर्थ क्या है? तो यह एक ऐसा स्थान था जिसका उद्देश्य भारतीय और विदेशी यात्रियों, तीर्थयात्रियों, व्यापारियों को अस्थायी आवास प्रदान करना है। मतलब अभी इनको होटल कहा जाता है या रेस्ट हाउस कहा जाता है। रेस्ट हाउस। ठीक है, इसका डिटेल देखते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। इसका डिटेल है, मध्ययुगीन भारत विशेषकर दिल्ली सल्तनत और मुगल काल के संदर्भ में सराय शब्द का अर्थ है ऐसी जगह जिसका उद्देश्य यात्रियों, व्यापारियों और तीर्थयात्रियों की अस्थायी आवास प्रदान करना था। शेरशाह सूरी का योगदान। मध्यकालीन भारत में सराय बनवाने का सबसे बड़ा श्रेय शेरशाह सूरी को जाता है। इन्होंने बंगाल से पेशावर तक की सड़क के किनारे लगभग 1700 सरायों का निर्माण करवाया था। जीटी रोड का निर्माण किन्होंने करवाया था? तो ये भी शेरशाह सूरी, और जो कि बंगाल से पेशावर तक जाता था। और इन्हीं रास्तों पे ये लगभग 1700 सरायों का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है और ये दूसरा कथन है। तो इल्तुतमिश ने सिजदा, दंडवत तथा पैबोस, सम्राट के पैर को चूमना की प्रथा राजा के प्रति सामान्य अभिवादन दर्शाने के लिए आरंभ की थी। तो ये गलत है। इल्तुतमिश ने नहीं किया था, इसको बलबन ने शुरू किया था। ठीक है, बलबन ने चांदी का टका तथा तांबे का जीतल मुद्रा के रूप में प्रचलित किया। ये भी गलत है, इसको किया था इल्तुतमिश ने। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो गया? डी नंबर। सिजदा और पैबोस। सिजदा और पैबोस, इन कठोर प्रथाओं की शुरुआत बलबन ने किया था, जिसका पूरा नाम क्या था? ग्यास उद्दीन बलबन। टका और जीतल, इन मुद्राओं को इल्तुतमिश ने चलाया था, बलबन ने नहीं। ठीक है, इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। चांदी का सिक्का टका और तांबे का सिक्का जीतल। चांदी का सिक्का टका और तांबे का सिक्का जीतल। जीतल, इसको याद रखने का ट्रिक है कि जिसमें ता है उसमें ता नहीं है, जिसमें तांबा और पीतल। इसको ऐसे कह सकते हैं कि तांबा
से ही पीतल बनता है, तो ये इसलिए ये जीतल हो गया। और ये चांदी है तो ये टका हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भुक्ति, भुक्ति मतलब राज्य, ठीक है, और विषय, विषय मतलब जिला, ठीक है, और विथि, विथि मतलब ब्लॉक या तहसील, और ग्राम, ग्राम मतलब गांव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। भुक्ति यह साम्राज्य की सबसे बड़ी इकाई थी, जिसे आज के राज्य के नाम से राज्य के समान जाना जा सकता है। इसके शासन को उपरिक कहा जाता था। तो भुक्ति के शासक को क्या कहा जाता था? उपरिक। विषय, भुक्ति को कई हिस्सों में बांटा गया था, जैसे आज स्टेट को कई हिस्सों में बांटा जाता है, उसे जिला कहा जाता है। उसी तरह ये विषय को जिला कहा जाता था। इसका प्रमुख क्या कहलाता था? विषयपति, विषय का प्रमुख विषयपति। विधि, ठीक है, विषय के नीचे एक इकाई विधि है, जिसे आज के तहसील या ब्लॉक के रूप में देखा जा सकता है। कई ब्लॉक मिलके क्या बनता है? जिला। और कई जिला मिलके क्या बनता है? राज्य बनता है। और कई राज्य बन के एक देश या साम्राज्य बनता है। ग्राम, यह प्रशासन की सबसे छोटी और आधारभूत इकाई थी। तो ब्लॉक के नीचे क्या होता है? गांव होता है, जिसको ग्राम भी कहा जाता है, गांव, ग्राम। ठीक है, इनके प्रमुख क्या कहलाते हैं? तो ग्रामीण, ग्राम के प्रमुख ग्रामीण, विषय के प्रमुख विषयपति, और भुक्ति के प्रमुख उपरी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध इतिहास के प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल तथा क्षमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? तो क्यों प्रसिद्ध थे? तो ये तीनों नाटककार थे, संस्कृत नाटककार थे। ठीक है, इसका इनका डिटेल देखते हैं। भवभूति ये 8वीं शताब्दी के सबसे महान नाटककारों में से एक थे। इन्हें अक्सर भारत का मिल्टन कहा जाता है। ठीक है, उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं उत्तर रामचरित, ये तो बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है। उत्तर रामचरित के लेखक भवभूति। महावीर चरित, ठीक है, और मालती माधव, मालती माधव भी बहुत बार एग्जाम में पूछा है। इसके भी लेखक भवभूति हैं। महावीर चरित के लेखक भवभूति, उत्तर रामचरित के लेखक भवभूति। ये कन्नौज के राजा यशोबर्मन के दरबार में थे। भवभूति किसके दरबार में थे? तो कन्नौज के राजा यशोबर्मन के दरबार में थे। हस्तिमल, ये 13वीं शताब्दी के प्रसिद्ध जैन नाटककार थे, जिन्होंने संस्कृत और प्राकृत में रचनाएं की। उनकी प्रसिद्ध रचना है विक्रांत कौरव और मैथिली कल्याण। ये दोनों भी एग्जाम में पूछा है। ठीक है, विक्रांत कौरव और मैथिली कल्याण किसकी किसने लिखा है? तो हस्तिमल ने। नेक्स्ट है क्षमेश्वर, ये 10वीं और 11वीं शताब्दी के नाटककार थे। उनकी सबसे चर्चित कृति है चंड कौशिक, जो राजा हरिश्चंद्र की कहानी पर आधारित है। चंड कौशिक के लेखक कौन है? तो क्षमेश्वर। ठीक है, तो भवभूति संस्कृत नाटक लिखते थे, और उनका सबसे फेमस है उत्तर रामचरित, मालती माधव और महावीर चरित। हस्तिमल जैन, ये भी संस्कृत लिखते थे, मैथिली कल्याण और विक्रांत कौरव। क्षमेश्वर, ये भी संस्कृत नाटक लिखते थे, और इनका सबसे प्रसिद्ध नाटक क्या है? चंड कौशिक, जो किनकी कहानी पर आधारित है? तो राजा हरिश्चंद्र की कहानी पर आधारित है। नेक्स्ट, विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है विश्व संगीत दिवस। विश्व संगीत दिवस 21 जून को मनाया जाता है। और किस वेद को संगीत का जनक कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा? साम वेद, भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। नेक्स्ट, इसका राइट आंसर हो गया 21 जून। भैंसा सिंगी नामक जाति किस राज्य में पाई जाती है? तो भैंसा सिंगी नामक जनजाति जो है किस राज्य में पाई जाती है? तो नागालैंड में पाई जाती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नागालैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो वीडियो ये यहाँ समाप्त हो गया। और आपको हमारा जो ये वीडियो है पसंद आया होगा, तो हमारे चैनल को एकदम ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियो को लाइक करेंगे, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं सेट 4।